तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ स्ट्रीम पे। अब जैसे कि मैंने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अब हम जो नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से, वो कौन सा लेंगे, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जिसे हम हिंदी में हम अनुकूल प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल और धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल हम इस टाइप से बोलते हैं। अब धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या है? देखो, धारा स्ट्रीम यानी कि जो पानी का बहाव था उसकी बात हम करेंगे इसके अंदर। ये टॉपिक जो है ये 10th में तो आता ही है, लेकिन जब कंपटीशन के लिए तैयारी करते हो ना तो कंपटीशन के अंदर भी ये पेपर के अंदर पूछे आते हैं। तो यहाँ पे तो हम पूरा डिस्कस करेंगे जब पेपर के लिए तैयारी करेंगे, जब हम वो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम यानी कि जैसे हम नाव और उसकी धारा की चाल के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं, नाव की स्पीड और धारा की स्पीड यानी बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड, तो वहाँ पे हम ट्रिक भी यूज करते हैं। तो ट्रिक कहीं और से तो बनता नहीं है, ट्रिक किससे बनता है? इन्हीं सब चीज़ों से बनता है। तो कहीं ऊपर से तो ट्रिक आएगा नहीं कि भाई ये मेथड अलग है, यानी कि जो चीज़ हम ड्राइव करते हैं उसी में से एक पार्ट हमारा निकाला जाता है और वो चीज़ हमारा ट्रिक बनता है। ठीक है, तो करते क्या अब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या चाहिए, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, यानी कि समय, दूरी, चाल, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्पीड इक्वल टू, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि उसमें जो यूज होता है वो क्या क्या होता है। एक तो होता है आपका स्पीड, ठीक है, एक आपका डिस्टेंस और टाइम। बताओ इसमें क्या रिलेशन है, ये तो पता होगा आपको। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड को हम एस मान लेते हैं, डिस्टेंस को डी मान लेते हैं और टाइम को टी मान लेते हैं। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। स्पीड यानी आपकी चाल हो गई, ठीक है, ये आपकी दूरी हो गई और ये आपका क्या हो गया, समय हो गया। तो जो आपका स्पीड होता है यानी जो चाल होता है वो क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस अपॉन में टाइम अप। ये आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का हम यूज इसके अंदर करते हैं। यानी क्या मतलब कि अगर आपको डिस्टेंस पता है, आपको टाइम पता है तो आप स्पीड निकाल लोगे, या आपको स्पीड पता है टाइम पता है तो डिस्टेंस निकाल लोगे, या डिस्टेंस स्पीड पता है तो टाइम निकाल लोगे। अब क्या होता है, कभी कभार आप रेल में तो गए होगे, रेल में तो जाते होगे ना, तो रेल में कभी कभार आप जब रेल में बैठे हो, खिड़की के पास अगर आप बैठे होगे तो क्या देखते हो, जब सामने से कोई रेल आपकी डायरेक्शन में ही जा रही है, कभी ना कभी ऐसा सबने देखा होगा, खिड़की के पास जब बैठे होगे तो आप जिस रेल के अंदर बैठे हो यानी जिस ट्रेन में बैठे हो और उसके साइड में एक ट्रेन मान लीजिए दूसरी पैरेलल ट्रैक पे कोई साइड में ट्रेन, एक कभी कभार तो होता है कि हमारी डायरेक्शन में ही ट्रेन ही जाती है और कभी होता है अपोजिट डायरेक्शन से आती है। तो आपने देखा जब हमारी डायरेक्शन से जाती है तो हमें लगता है क्या कि वो चाहे तो ऐसा लगता है कि हम धीरे चल रहे हैं, लगता है वो ट्रेन धीरे चल रही है, और धीरे धीरे जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी, अगर आपकी ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है तो आप क्रॉस करोगे आगे उससे धीरे धीरे, या उसकी ज़्यादा होगी तो वो धीरे धीरे क्रॉस करेगी। बट वही ट्रेन अगर उसी स्पीड से आपके अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो क्या होता है, शट से निकल जाती है और आपको ऐसा लगा कि पता नहीं तूफान की तरह कुछ आया और निकल के चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि वो ट्रेन एक्चुअल में उस स्पीड से नहीं आया था, वो ट्रेन तो अपनी स्पीड से था, ठीक है, लेकिन आपने उसकी स्पीड से ज्यादा स्पीड से देखा, क्यों? क्योंकि आपकी कुछ ना कुछ स्पीड थी। तो एक होता है क्या, इसी टाइप से धारा के अंदर भी होता है। धारा के जब हम पानी के अंदर कोई अगर तैरता है या फिर पानी के अंदर कोई नाव चलता है, ये नाव वाला अगर लेके बोट वाला लेके जा रहा है तो क्या होगा, अगर पानी की डायरेक्शन में अगर वो नाव लेके जा रहा है तो उसकी नाव क्या होगी, तेज तेज जाएगी। ठीक है, अब लोग ने कभी कहा राफ्टिंग भी की होगी, तो राफ्टिंग में हम देखते हैं कि हम जहाँ पे पानी की जो डायरेक्शन होती है, उसकी स्ट्रीम की जो डायरेक्शन होती है बहाव की, धारा के उसी दिशा में हम लेकर के जाते हैं, वो स्पीड में जाता रहता है। लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे कि हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाए, यानी कि पानी इधर से बह रही है और हम उसके अपोजिट जाने की कोशिश करें, तो बहुत मुश्किल होता है आगे बढ़ना। ठीक है, तो इसी चीज के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम मान लेते हैं क्या, थोड़ी देर के लिए स्पीड के ऊपर हम बात करेंगे डिस्कस। अगर हमने मान लिया कि स्ट्रीम जो है, मतलब जो धारा की जो बहाव है, स्ट्रीम लेट, अभी या फिर लेट करने की जरूरत नहीं है, अभी मैं समझाने के लिए बताऊं। स्ट्रीम की जो स्पीड है, स्ट्रीम स्पीड जो है वो हमने मान लिया x, जिसमें भी है किलोमीटर पर आवर में मान के चलते हैं हम, ठीक है, और जो भी दूसरा है, दूसरा बोट मान के ही चल रहे हैं, उसकी स्पीड जो है y किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, मान लें कि यहां से आपका कोई या कोई भी पानी बह रहा है और एक आपका जो है वो नाव है, इस टाइप से
9 है, और वो जो है वो एक बार इसकी डायरेक्शन में इसी डायरेक्शन में लेता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए जो पानी की स्पीड है वो x है, और इसकी जो स्पीड है वो हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ये आपका 9 है, ठीक है। इसकी स्पीड हमने क्या मान लिया, y मान लिया। तो अब क्या होगा, पानी की भी कुछ ना कुछ स्पीड है और नाव की भी कुछ ना कुछ स्पीड है। तो जब वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो वो नाव जो है वो किसके ऊपर है, नाव किसके ऊपर है, पानी के ऊपर है। नाव किसके ऊपर है, पानी के ऊपर है। तो उन दोनों का जो स्पीड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा उन दोनों के स्पीड में। यानी कि अगर वो डाउन स्ट्रीम जाएगा, डाउन मतलब उसके डायरेक्शन में ही, यानी धारा के अनुकूल, जिसे हम बोलते हैं हम अनुकूल, धारा के अनुकूल, यानी कि डाउन स्ट्रीम अगर वो जाएगा तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। जब वो धारा के अनुकूल जाएगा तो उनका जो स्पीड होगा, यानी जो उनकी चाल होगी, वो क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। और अगर वो अप स्ट्रीम जाएगा तो उनकी स्पीड को क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। अब देखो, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक लड़की है जिसका नाम रितु है, वो क्या कहती है, धारा के अनुकूल, यानी कि जब अनुकूल कहने मतलब कि जब आपको डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो जब वो धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम जाती है तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है। लेकिन वही जब धारा के प्रतिकूल जाती है, यानी कि अप स्ट्रीम जाती है, तो उसी 2 घंटे में वो 4 किलोमीटर ही वो तैरती है उसके अंदर। तो हम ये मान लेंगे, लेट क्या कर लेंगे कि लेट वही स्पीड ऑफ स्ट्रीम, हम ये मान लेते हैं कि वो x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। मान लेंगे कि धारा की जो चाल है, धारा की चाल हम क्या मान लेंगे, हम x किलोमीटर पर आवर। और दूसरा स्पीड ऑफ ऋतु, वो हमने मान लिया कि वो है हमारा y किलोमीटर पर आवर। ऋतु की चाल को हमने क्या मान लिया, y किलोमीटर पर आवर। तो अब देखो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ऋतु व्हेन 0 अप स्ट्रीम। जब अप स्ट्रीम की बात करें कि धारा के प्रतिकूल की बात कर रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, जब प्रतिकूल यानी कि धारा जिस डायरेक्शन में बह रही है, हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस में y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और दूसरा स्पीड ऑफ ऋतु व्हेन जीरोज डाउन स्ट्रीम, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। तो ये देखो, अब हमारा ना ये स्पीड आ गया दोनों का मिला करके, कि अगर वो अप स्ट्रीम जा रही है तो स्पीड उसकी कितनी है, रिलेटिव स्पीड अगर दोनों कंपेयर करें तो x माइनस वाई। जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, यानी धारा के अनुकूल, ये अनुकूल है तो हमने प्लस कर दिया, तो वो क्या आ रहा है, x प्लस वाई। तो स्पीड आपको आप पता चल गया। अब क्वेश्चन को अगर सही से पढ़ोगे तो अब क्या कह रहा है, जब वो अप स्ट्रीम जाता है तब तो वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है, और जब वो डाउन स्ट्रीम जाता है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाता है। तो पहले उन्होंने डाउन स्ट्रीम की बात करके, तो पहले हम डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे। तो डाउन स्ट्रीम के टाइम पे उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आपको, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलो हम पहले डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। तो डाउन स्ट्रीम क्या है, स्पीड कितनी है, x प्लस वाई, तो स्पीड लिखा हमने x प्लस वाई। डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस है वो कितना कवर कर रहा है, वो 20 किलोमीटर, कितने टाइम में, 2 घंटे में, ठीक है। अब 2 से 20 को कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये आपका एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं यहाँ पे, जब वो अप स्ट्रीम जा रहे हैं, यानी धारा के प्रतिकूल जा रहा है, तब 2 घंटे में वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 4 घंटे। क्वेश्चन को सही से पढ़ो तो ये आ जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस 4 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहा है 2 घंटे में ही, 2 से 4 को काट दो तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये आपका बन जाएगा दूसरा इक्वेशन। अब देखो, इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो अब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, यहीं पे सॉल्व कर लेता हूं मैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, और एक है x माइनस वाई इक्वल टू में 2।
एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं हम। कैसे मेथड यूज करते हैं एलिमिनेशन का, एलिमिनेशन वाली वीडियो आप देख लेना एक बार जा करके। बहुत आसान तरीके से मैंने समझा रखा है कि कैसे भी दो इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से कैसे हम सॉल्व करते हैं। ये एलिमिनेट हो जाएगा y प्लस में माइनस में, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर लो, चाहे इसमें इसी में पुट कर लेते हैं। तो हो जाएगा 6 प्लस y इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो 10 में से 6 जाए तो क्या आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया आपका जो इस ऋतु की स्पीड है वो हो गया 4 किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की जो स्पीड है वो है 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था। इसमें देखो ये एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आपका एग्जाम्पल नंबर 19 है, जिसमें ये कह रखा है कि एक नाव है, जब वो किसी नदी में या किसी पानी में चल रही है तो उसके स्पीड को दो कंडीशन में ऐड किया गया। मतलब अब बोल रखा है कि जब वो अप स्ट्रीम जाता है तो अप स्ट्रीम में वो 30 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर, दोनों मिलाकर के जो ट्रेवल करता है वो 10 आवर में। यानी कि अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में वो कितना कवर करता है 44 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम में कितना कवर करता है 30 किलोमीटर, और टोटल टाइम जो ले रहा है कवर करने का दोनों मिलाकर के वो ले रहा है 10 आवर। फिर सेकंड केस में क्या बोला गया है उसमें कि वो डाउन स्ट्रीम में 55 किलोमीटर और अप स्ट्रीम में आपका 40 किलोमीटर, सॉरी 30 नहीं 40 किलोमीटर, वो दोनों मिला के टाइम में ट्रेवल करे 13 आवर में। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है। अब देखो, तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में क्या करते हैं हम। अप स्ट्रीम की बात होगा या डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में हम क्या करते हैं प्लस कर लेते हैं स्पीड को, और अप स्ट्रीम में क्या कर लेते हैं हम माइनस कर लेते हैं। तो हमें स्पीड निकालनी, एक तो स्ट्रीम की यानी धारा की, दूसरी हमें नाव की, रुके हुए पानी में नाव की जो चाल है वो क्या है, यानी कि स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, पेपर में बहुत बार आया हुआ ये एग्जाम्पल, तो आप लोगों को इस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है। तो हम वही मान लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ बोट, यानी बोट की जो चाल है वो मान लेते हैं हम x किलोमीटर पर आवर, और जो आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो मान लेते हैं हम y किलोमीटर पर आवर। अब करना क्या है, तो जब अप स्ट्रीम की बात होगी कंडीशन में, तो या फिर डाउन स्ट्रीम की, तो जब डाउन स्ट्रीम होगा तो क्या होगा, इसकी स्पीड क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और जब अप स्ट्रीम की बात होगी तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम टाइम निकालते हैं। इसमें दो कंडीशन है आपका, तो एक क्या कह रखा आपका कि जब वो 44 किलोमीटर जाता है, तो 44 किलोमीटर हमें टाइम नहीं पता हमें कि टाइम क्या है, तो उसको हम t1 मान के चलते हैं कि मान लें कि t1 जो है आपका, तो स्पीड इक्वल टू मैंने बताया फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो t1 हम मान लेते हैं, तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 44 किलोमीटर, और स्पीड कितनी हो जाएगी क्योंकि डाउन स्ट्रीम जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है x प्लस वाई। ठीक है, चलो अब T2 की बात करें तो टाइम की, तो अप स्ट्रीम यानी 30 किलोमीटर जा रही है, तो 30, और इसका जो स्पीड था वो हमारे क्या अप स्ट्रीम का x माइनस वाई। आगे समझ में, T1 जब इसका टाइम निकाल लिया हमने और इसका टाइम निकाल लिया, दोनों मिलाकर कितना आवर टाइम ले रहा है 10 आवर, यानी T1 प्लस में T2 ये दोनों मिलाकर कितना ले रही है 10 आवर टाइम ले रहा है। तो लिख लो अब इसको 44 अपॉन में x प्लस वाई और प्लस में 30 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू कितना ले आइए 10। ठीक है, इसी टाइप से सेकंड कंडीशन को भी मैं लिख रहा हूं यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा 55 अपॉन में x प्लस वाई और प्लस में 40 अपॉन में x माइनस वाई इक्वल टू कितना टाइम रहा टोटल ये 13।
तो ये आपके बन गए दो इक्वेशन। अब ऐसे वाले क्वेश्चन को हम इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे वो मैंने आपको बताया है, उसको वीडियो के बाद देख लेना जा करके, समझ में आ जाएगा। फिर मैं बता देता हूँ क्योंकि वहां पे मैंने अच्छे से समझा रखा है। तो यहाँ पे देखो कॉमन इसमें क्या है, एक्स प्लस वाई, नीचे इसमें भी है, तो लेट कर लेते हैं हम, लेट कर लेंगे। 1 में एक्स प्लस वाई को हम पी मान लेते हैं और 1 में एक्स माइनस वाई को हम क्या मान लेते हैं, हम क्यू मान लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा 44p प्लस में 30q इक्वल टू में 10, और ये जो बन जाएगा 10 इक्वल टू में, इसको हम 10 को इधर लेके आते हैं, 44p प्लस में 30q माइनस 10 इक्वल टू 0। क्यों लेके आए वो मैं बताऊंगा आपको। 55p प्लस में 40q, 13 को भी इधर लेके आए तो माइनस में 13 इक्वल टू में ये 0 बन गया। चलो ये इसको हम, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकंड, इसको हम थर्ड मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, अब मैं इसको क्यों लेके आया, तो मैं इसको करने जा रहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसीलिए मैंने जो सी वाला जो टर्म था इसका, उसको मैं इधर लेकर के आ गया, सी यानी कांस्टेंट टर्म जो था, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, क्रॉस जो आपका सी वाला जो कांस्टेंट टर्म है सबको, यानी सारे टर्म को आपको 0 से लेफ्ट हैंड साइड में रखना है आपको। तो जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे हम, पहले मैं लिख लेता हूँ इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे ही सॉल्व करते थे, फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैंने बताया भी था आपको, वो एक बार मेथड जाकर के आप वीडियो में देख लेना। तो पी क्यू कांस्टेंट टर्म के लिए हम 1 यूज किया, पी के नीचे हम क्या करेंगे, पी वाले को हाइड कर देंगे, तो हमें क्या दिख रहा है 30 और 40, और दूसरा दिख रहा है हमें -10 और -13, ये इन दोनों के लिए यूज होगा। क्यू के लिए हम क्यू वाले को हाइड कर देंगे, तो हमें दिख रहा है 44 55 और -10 -13 ये आ चुका है, क्योंकि इसके लिए भी ऐसे 44 55 1 के लिए भी यूज होगा। तो जब कांस्टेंट वाले को हाइड करेंगे तो ये दोनों, ये चारों दिख रहे हैं हमें, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे हम 30 और 40। ठीक है, अब P अपॉन में इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 390, फिर बीच में माइनस का साइन आता है, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस में 400। ठीक है, Q अपॉन में जब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो माइनस में 550 यानी 550 आ जाएगा माइनस में, बीच में माइनस साइन आएगा ही। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आ जाएगा माइनस में 13 को 44 से, ये आ जाएगा 572 आ जाएगा आपका, ये 572। फिर 1 में जब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 44 को जब 40 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा 1760, माइनस में जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1650। तो देखो इधर P अपॉन में ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस में 400 और माइनस में 390, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा सिंपल, इक्वल टू ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब माइनस माइनस प्लस हो जाए तो ये 572 है प्लस में, और ये 552 है, तो कितना बचेगा 22 इक्वल टू में 1 में यहाँ पे और माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0 1 1 यानी कि 110 आ जाएगा यहाँ पे। तो एक बार तो हमें क्या करना है, इसको इसके इक्वल करना है और एक बार क्यू वाले के इसको इक्वल करना है। तो ये 10 ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे लिखोगे आप P अपॉन में 10 इक्वल टू में 1 में 110, ये 10 ऊपर आ जाएगा तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 0 कैंसिल आ जाएगा 1/11, ये आ जाएगा P की वैल्यू। जब Q की वैल्यू निकालोगे, जब इसको इसके इक्वल करोगे तो Q अपॉन में 22 है इक्वल टू 1 में 110, ये 22 ऊपर आ जाएगा, तो Q इक्वल टू 22 अपॉन में 110, इसको 11 से कैंसिल करोगे तो 2/10 आ जाएगा 11 से, और 2/10 को जब कैंसिल करो तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगा आपकी 1/5, तो Q आ गया 1/5, P आ गया 1/11। बट आपकी वैल्यू किसकी निकालनी थी, आपको वैल्यू निकालना है XY का। तो हमने इस किसको माना था P 1/x प्लस वाई और 1/x माइनस वाई। तो अब हम इधर आ जाते हैं, तो 1 में x प्लस वाई ये किसके बराबर था P, तो P की वैल्यू कितनी आई आपकी 1/11, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 11। ठीक है, इसको इक्वेशन हम 5th मान लेते हैं। और जो Q आया था हमारा 1 में x माइनस वाई, इसको हमने Q माना था,
और q की वैल्यू कितनी आई है 1/5, तो इसको हम लिखेंगे 1/5। तो यहाँ से आ जाएगा आपका इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 6 मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कर लेते हैं 5, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 11 और ये हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये y वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू में 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, 2 से डिवाइड करोगे तो x तो आपका आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। और जब आप x की वैल्यू 8 पुट कर लो, चाहे इसमें पुट कर लो चाहे इसमें, तो मैं पहले वाले में पुट कर लेता हूँ, तो ये 8 प्लस में y इक्वल टू 11, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 माइनस में आ जाएगा, तो 11 किलोमीटर, सॉरी 3 किलोमीटर पर आवर। ये 8 इधर के माइनस में आ गया, तो 11 में से 8 जाएगा, तो 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये था क्वेश्चन। देखो ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेथड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मेथड जब आप पता नहीं होगा ना तब क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए इस मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने तीनों चारों मेथड, ग्राफिकल मेथड भी मैंने बता रखा है, बाकी ग्राफिकल मेथड इतने ज़्यादा आएंगे नहीं। तो एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद से आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये 3 मेथड इंपॉर्टेंट है। जब आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तब खुद दिख जाएगा आपको कि कहाँ पे मैं कौन सा मेथड यूज कर सकता हूँ। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। और ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर के अंदर से, तो इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। तो अब क्या करना है आपको, ज़्यादा चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।